फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। मरनियम नवाज के खिलाफ अपील खारिज करते हुए इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी भी मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर की गई थी। बिलावल भुट्टो ने लाहौर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सेनेट छोड़कर अगर करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा से भी पास करवा ले तो फिर भी इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट। आज मैं सोच रहा हूं कि अपने वीलॉग का आगाज एक कोटेशन के साथ करूं जो आमतौर पर अक्सर बोली जाती है। वो ये कि वो कहते हैं ना कि नमाजा बख्शवाने रोजे की गल वाले। ये बात मैंने क्यों कही? क्योंकि फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं उनकी बीवी हिबा की वजह से। वो डिटेल क्या थी इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले जो आज के दिन की सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। एक तो ये कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। एपलेट ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर ने इसके ऊपर फैसला सुनाया। शाह महमूद कुरैशी के N 150 और 151 से और PP 218 और 219 के कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हो गए हैं, जिसके ऊपर अपीलें दायर की गई थी। एपलेट ट्रिब्यूनल ने जैन कुरैशी और मेहरबानों की अपीलें मंजूर करके इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। यानी उनके बेटे और बेटी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल चुकी है, लेकिन खुद शाह महमूद कुरैशी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल हो चुके हैं। वो अब इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अगर हाई फोरम के ऊपर जाएंगे तो हो सकता है उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल जाए, लेकिन अभी इस वक्त तक वो नाअहल है, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे एपलेट ट्रिब्यूनल ने मरनियम नवाज के खिलाफ अपील खारिज करते हुए इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। यानी कि मरियम नवाज के चूंकि कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके थे, उनकी कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास अपील दायर की गई थी कि इनके कागजात नामजदगी मुस्तरद की जाए, इनके खिलाफ 100 मुकदमात हैं, तो वो अपील जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। और मरियम नवाज की कागजात नामजदगी पहले भी मंजूर थे, अब भी मंजूर हैं, और वो PP 80 सरगोदा से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हैं। इसके अलावा जी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ दायर अपील भी मुस्तरद कर दी। जिस तरह के मरियम नवाज के खिलाफ अपील दायर की गई थी, उनके कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ वो मुस्तरद हो गई, इसी तरह नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी भी मंजूर होने के खिलाफ अपील दायर की गई थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर जो अपील खारिज कर दी गई, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास जो अपील फाइल की गई थी उसमें ये इल्जाम लगाया गया था कि क्योंकि नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नाअहल करार दिया हुआ है ताहियात, लिहाजा वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है। देखिए ये बात वाकई बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तो अभी फिलहाल ये केस पेंडिंग है कि ताहियात नाअहली क्या ताहियात रहेगी या उसको कम किया जाएगा या किस तरह चला जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास ये केस अभी ज़ेर समाअत है। इसकी प्रोसीडिंग मुकम्मल हो चुकी है, इसके ऊपर आर्गुमेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं, फैसला महफूज कर लिया गया है, लेकिन ताहल जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने इसके ऊपर फैसला नहीं सुनाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास इस वक्त दो ऑप्शन है। एक तो ये कि जो ताहियात नाअहली का फैसला किया गया है कि हमें उसके ऊपर जाना है, या हमने पार्लियामेंट के मुताबिक जो इलेक्शन एक्ट में 5 साल नाअहली की मुद्दत मुकर्रर की गई है, हमने उसके मुताबिक जाना है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से चूंकि अभी तक फैसला आया कोई नहीं, और रिटर्निंग ऑफिसर ने नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर भी कर लिए, जब उसकी मंजूरी के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील फाइल गई कि चूंकि इनको नाअहल ताहियात के लिए किया गया था, ये इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो उनकी अपील जो की गई थी उनके खिलाफ वो अपील खारिज कर दी गई। यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर ने भी नवाज शरीफ को ताहियात नाअहली के बावजूद अहल करार देते हुए कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी जो उनके खिलाफ अपील दायर की गई थी कि ये ताहियात नाअहल हैं, इसको नजरअंदाज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बगैर अपील को मुस्तरद करके एक बार फिर नवाज शरीफ को अहल करार देते हुए उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। मैं समझता हूं कि रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला भी गलत था और इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला भी गलत है। अच्छा जी, इसके अलावा जो सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से करारदाद मंजूर की गई थी, उसके खिलाफ एक वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की दरखास्त दे दी हुई है, जिसमें यह मौकफ अपनाया गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी ये फैसला दे दिया हुआ था कि 8 फरवरी 2024 को जनरल इलेक्शन होंगे, और जस्टिस काजी फाज ईसा साहब ने भी इसके ऊपर कहा था कि हर सूरत में 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, और ये पत्थर के ऊपर लकीर है। तो जब सेनेट ने करारदाद मंजूर की कि इलेक्शन मुलतवी होने चाहिए, उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हालांकि इसको मैं पहले डिस्कस कर चुका हुआ हूं कि इसका कोरम मुकम्मल नहीं था, कोरम कम से कम 1/4 होना चाहिए, कोरम मुकम्मल नहीं था, सिर्फ 14 अरकान मौजूद थे। वहां करारदाद पेश की गई, उसको मेजॉरिटी के साथ मंजूर किया गया, उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो कि गलत था। आल दो कि इसका इलेक्शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला,
ये चले, ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से एक माहौल बनाने के लिए ऐसा किया गया है, लेकिन सेनेट का कोरम मुकम्मल नहीं था, तब भी कोई असर नहीं पड़ने वाला। अगर कोरम मुकम्मल होता, फिर करारदाद आती, फिर मंजूर कर ली जाती, फिर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता, तो भी इसका इलेक्शन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ना था, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, कॉन्स्टिट्यूशन का भी फैसला है, इलेक्शन कमीशन का भी फैसला है। तमाम सियासी जमात इस बात के ऊपर मुत्तफिक है, सेनेट की ये कार्रवाई बिल्कुल गलत थी, गलत है, गैर कानूनी है, इसका कानून, आइन, इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, और ना ही इसका इलेक्शन के ऊपर किसी किस्म का कोई असर पड़ने वाला है। बाहर सेनेट में जो भी कार्रवाई हुई, जो करारदाद मंजूर हुई, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की एक वकील साहब ने एप्लीकेशन दे दी हुई है कि आपने चूंकि हुक्म दिया था कि हर सूरत में 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, आपके हुक्म की तमील नहीं की गई, सेनेट ने गलत तौर पर यह करारदाद पास की है, लिहाजा तौहीन अदालत की इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। चले, बहरहाल मैं समझता हूं कि सेनेट की जो भी कार्रवाई हो या कौमी असेंबली की जो भी कार्रवाई हो, उसके खिलाफ किसी भी अदालत के अंदर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। आल्दो के वकील साहब ने एप्लीकेशन तो दे दी हुई है, लेकिन ये एप्लीकेशन इब्तदाई समाअत के ऊपर ही खारिज हो जाएगी। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ने लाहौर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सेनेट छोड़कर अगर करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा से भी पास करवा ले तो फिर भी इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। ये बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है जी, उन्होंने कहा कि सेनेट ने जो करारदाद पास की है इलेक्शन मुलतवी करने के हवाले से, तो सेनेट के अलावा अगर अक़वाम मुत्तहिदा से भी इसको मंजूर करवा लें तो फिर भी इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। अच्छा, इसके अलावा जी बैरिस्टर गौहर अली खान साहब की आज मुलाकात हुई है इमरान खान से डयाला जेल के अंदर, जिसमें टिकटों की तकसीम के हवाले से बातचीत हुई है। मुलाकात करने के बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने जब मीडिया से बात की तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब से टिकटों की तकसीम के हवाले से तमाम तरह डिस्कशन मुकम्मल हो चुकी है और हम सोमवार शाम को जितने भी उम्मीदवार हैं उनको टिकटें तकसीम करेंगे। इसके अलावा जी एक केस को डिस्कस कर लेते हैं जवेद इकबाल और तैयबा गुल के हवाले से। वो ये था कि जिनसी हिरासगी का निशाना बनने वाली तैयबा गुल ने दारा मुतसब बराए खवातीन को अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। तैयबा गुल ने 2022 में साबिक चेयरमैन नैब जवेद इकबाल और दीगर के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। तैयबा गुल को हरासा करने, ज्यादती का निशाना बनाने और हफ्से बेजाम रखने से मुतल्लिक केस की समाअत 1 साल से ज्यादा अरसे बाद चेयरमैन अदारा मुतसब बराए तहफ़्फ़ुज़ खवातीन फौजिया वकार ने की। दरखास्त गुजार तैयबा गुल ने अपने बयान में बताया कि जवेद इकबाल ने दरखास्त सुनने के लिए गैर अखलाकी हरकत करने का कहा। जवेद इकबाल ने ब्लैकमेल किया, गैर अखलाकी हरकत न करने पर केस न सुनने की धमकी दी, जबकि शहजाद सईद ने जवेद इकबाल के कहने पर मुझ पर झूठा मुकदमा बनाया और मुझे गिरफ्तार किया। उन्होंने अपने बयान में यह भी कहा कि नैब के तफ्तीशी अफसर इमरान डोगर वगैरह ने गिरफ्तार किया और लाहौर ले गए जहां हरासा किया गया। इमरान डोगर ने दीगर नैब अफसरान के साथ मिलकर इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया और वीडियो भी बनाई। तैयबा गुल ने यह कहा कि मेरे शोर को खामोश रहने का कहा गया वरना वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। जवेद इकबाल, शहजाद सलीम, इमरान डोगर और दीगर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। तैयबा गुल ने अपना बयान अदारा मुतसब इस्लामाबाद बराए खवातीन में कलमबंद करा दिया, जिस पर अदारा मुतसब बराए खवातीन ने तैयबा गुल की जन्म से लगाए गए इल्जामात रिकॉर्ड कर लिए और साबिक चेयरमैन नैब जवेद इकबाल समेत 12 अफराद को नोटिस जारी करते हुए 16 जनवरी को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। अच्छा जी, आते हैं अपने उस टॉपिक की तरफ के, जिस तरह मैंने कहा था कि नमाजा बख्शवाते रोजे भी अपने गले पड़वा रही हैं। वो फवाद चौधरी की कागजात नामजदगी उनकी बीवी की वजह से मुस्तरद हो गए हैं। फवाद चौधरी और हिबा फवाद के केस को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने हिबा फवाद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए और फवाद चौधरी के कागजात नामजदगी मंजूर करने के बाद उनको मुस्तरद कर दिया उनकी बीवी की वजह से। अब उनकी बीवी की वजह से किस तरह मामला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ज़ेर समाअत था, जिसमें इल्जाम यह था कि हिबा फवाद ने गैर मुल्की दौरे भी किए हैं और इनके दीगर बैंक अकाउंट्स भी मौजूद हैं जो कि इन्होंने कागजात नामजदगी में छुपाए हुए हैं। जब इसका इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिकॉर्ड तलब किया तो रिकॉर्ड जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के पास आया तो पता चला कि वाकई ही ये जो इनके ऊपर इल्जाम लगाए गए थे वो बिल्कुल दुरुस्त है। इल्जाम क्या था कि रिकॉर्ड के मुताबिक जो FIR रिकॉर्ड प्रोवाइड किया उसके मुताबिक ये था कि उन्होंने 3 गैर मुल्की दौरे किए हुए हैं जो कि हिबा फवाद ने अपने कागजात नामजदगी में उनको छुपाया हुआ था। और स्टेट बैंक ने भी रिकॉर्ड पेश किया कि हिबा फवाद के 9 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स हैं जो कि इन्होंने अपने कागजात नामजदगी में छुपाया हुआ था, यानी कि 3 मुख्तलिफ गैर मुल्की दौरे करने जो इन्होंने छुपाए हुए थे और 9 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स जो कि कागजात नामजदगी में हिबा फवाद ने छुपाए हुए थे। उस वजह से हिबा फवाद के कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हो चुके हैं, वो अब इलेक्शन लड़ने के लिए अहल नहीं रही। इस मौके पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फवाद चौधरी को भी तलब कर लिया, मंजूर करदा कागजात NA 60 और 61 का हुक्मनामा भी वापस ले लिया। इसमें उनके ऊपर इल्जाम यह है कि फवाद चौधरी ने अपने कागजात में अपनी अहलिया के बैंक अकाउंट्स और गैर मुल्की दौरे
जो उन्होंने किए थे उसके हकायक को छुपाया है। फवाद चौधरी को भी चाहिए था कि उनकी बीवी ने जो गैर मुल्की दौरे किए और जो उनके बैंक अकाउंट्स थे उनका अपने कागजात नामजदगी में जिक्र करते, क्योंकि फवाद चौधरी ने अपने कागजात नामजदगी में अपनी बीवी के दौरों के बारे में और बैंक अकाउंट्स के बारे में जिक्र नहीं किया था। इस वजह से उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो जाने के बाद उनको वापस ले लिया गया, मतलब कि फवाद चौधरी को भी इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दे दिया गया और हकायक छुपाने पर उनकी बीवी हिबा फवाद के भी कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दी गई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 9 जनवरी के लिए नोटिस जारी करते हुए फवाद चौधरी से जवाब तलब कर लिया है। ये थी आज तक की सूरत हाल। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।